बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 2B डॉक्यूमेंट। ये इस पर सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2 कह लें। और इसमें आज जो हेड्स हम डिस्कस करेंगे वो 4 डॉक्यूमेंट, रिटन स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट जिस उसको कैसे पेश करना है इन एविडेंस, विल को कैसे पढ़ना है, मटेरियल एविडेंस या मटेरियल डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसको कहते हैं, मोड ऑफ प्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट या मोड ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एडमिशन ऑफ सिग्नेचर से क्या डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकता है, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैसे दी जानी है, और किसी डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन कब कैसे करना है। आपको लेक्चर पसंद आए काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। टू स्टार्ट विद, वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स हर वो चीज डॉक्यूमेंट है जो जाहिर करे या बयान करे, एक्सप्रेस करे या डिस्क्राइब करे किसी शय पर अल्फाज के जरिए, अशकाल के जरिए, फिगर्स के जरिए, निशान के जरिए, मार्क्स के जरिए, उसको इंस्क्राइब करके, लिथोग्राफ करके या इसके अलावा किसी भी जरिए से, इस इरादा से, इस इंटेंशन से कि इसे इस्तेमाल करना है या शायद इसका इस्तेमाल किया जाए और इस मकसद से उसका रिकॉर्ड रखा जाए, तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। फोर्ज डॉक्यूमेंट, फोर्ज डॉक्यूमेंट होने की बाबत अगर एतराज ना भी किया गया हो अदालत में, जब उस डॉक्यूमेंट को एडमिट किया गया है, इन एविडेंस पेश किया गया, और दूसरे फरीक ने अगर उसकी जेन्युइननेस या वैलिडिटी को चैलेंज नहीं भी किया है, और इसके बावजूद अदालत उस डॉक्यूमेंट को जांचेगी, परखेगी और ये तय करने के लिए कि आया ये वैलिड, इसकी वैलिडिटी है, ये जेन्युइननेस इसकी है, इवन देन भले उस पर एतराज नहीं भी किया गया। इन पॉइंट्स पे चंद अहम मुकदमात रेफरेंस नोट फरमाएं। पीएलडी 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 160, 1980 सीएलसी 1055, 1985 सीएलसी पेज 490, 1980 सीएलसी 1625। अब एक मुकदमा, उसमें रिटन स्टेटमेंट, उसमें मौकफ जो था, जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, उससे कंट्राडिक्शन था, कंट्राडिक्टरी था। अब ना तो उस रिटर्न स्टेटमेंट की अटेस्टेड कॉपी को प्रॉपरली सबमिट किया गया, टेंडर किया गया, पेश किया गया इन एविडेंस, और ना ही एग्जिबिट करवाया गया, और दूसरी बात ना ही रिटर्न स्टेटमेंट से कन्फ्रंट करवाया गया। मैं अपने नौजवान वकला के लिए अर्ज कर दूं कि डॉक्यूमेंट को कन्फ्रंट करवाए जाने का मकसद होता है कि डॉक्यूमेंट अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट में या बयान में और जो एग्जामिनेशन इन चीफ है उसमें कंट्राडिक्शन है, तो जो गवाह है उसको पहले तो वो कंफर्म करवाएं। मिसाल के तौर पर रिटन स्टेटमेंट है कि जी आपने रिटन स्टेटमेंट दिया था, आपने पढ़ा था या वकील साहब ने लिखवा दिया, आपने उसको साइन किया, अब ये उसका एडमिशन आ गया। मीनिंग देयर बाय कि अब अगर वो फॉर्मली एग्जिबिट नहीं भी हुआ तो उसका कंटेंट, उस पे उसके सिग्नेचर और उसमें क्या लिखा है, ये चीजें उस एस्टेब्लिश। अब उसको कन्फ्रंट करवाइए कि इसके पैरा नंबर फला में ये बात लिखी है, ये देखिए, सामने रखिए, ये वो पैरा है, आप पढ़िए और इसको देखिए, ऐसा ही लिखा है। वो कहे हाँ जी इस पे ऐसा ही लिखा है, तो ये अब उधर आता जाएगा एविडेंस पे।
तो फिर उसने ये जो बयान एग्जामिनेशन इन चीफ में कंट्राडिक्टरी दिया है, तो फिर उसका तकाबल हो जाएगा। ये होता है कन्फ्रंट करवाना एक डॉक्यूमेंट से। तो जब रिटन स्टेटमेंट ना प्रॉपरली एग्जिबिट करवाई गई और ना ही जिरा में उसको कन्फ्रंट करवाया गया, तो अदालत ने उसको इग्नोर किया, उसको कंसिडर नहीं किया। इस पॉइंट पे वो रिटन स्टेटमेंट हो या कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे कन्फ्रंट करवाया जाना जरूरी था, तो वो इग्नोर किया जाएगा, फिर वो नहीं पढ़ा जाएगा अगर उसको प्रॉपरली टेंडर ना किया जाए इन एविडेंस में या उससे कन्फ्रंट ना करवाया जाए। इन पॉइंट्स पे दो रेफरेंसेस नोट फरमाएं। पीएलडी 1975 लाहौर 1170, पीएलडी 1972 सुप्रीम कोर्ट पे 25, केएलडी 1985 सिविल केसेस 508। विल, वसीयत, विल को कैसे कंस्ट्रू करना है? विल इज ऑलवेज कंस्ट्रूड और कंस्ट्रक्टेड और इंटरप्रेटेड एज ए होल, इन पार्ट्स नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें तमाम पार्ट्स की। कंस्ट्रक्शन करना मकसद उसकी तशरीह ताबीर करना और उसके हर हिस्से को पढ़ के उसको कंस्ट्रू किया जाएगा। अल्फाज को उनके अमूमी मानों में कोई फार फेच नहीं करना, कोई सिंबॉलिक उनकी वैल्यू, जो एक ऑर्डिनरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स है, उन्हीं में उसको पढ़ा जाए और समझा जाए। इस पॉइंट पे आप एक रेफरेंस नोट फरमाएं। पीएलडी 1967 सुप्रीम कोर्ट पे 200। मटेरियल एविडेंस और मटेरियल डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऐसा पीस ऑफ एविडेंस है जो अदालत के फैसले पर असरअंदाज होता है, या इसको दूसरे अल्फाज में यूं कह दीजिए कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको अगर पेश ना किया जाता शहादत में तो फैसला मुख्तलिफ होता। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को मटेरियल डॉक्यूमेंट और ऐसी एविडेंस को मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस कहा जाता है। इस पे नोट फरमाइए 1996 सीएलसी पेज 333। मोड ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मोड ऑफ प्रूफ क्या है? ये टॉपिक शहादत के एविडेंस के इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है जो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एट लेंथ while discussing आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 79 ऑफ द क्यूएसओ। और इस पे जो रेलेवेंसी है, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, रेलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 89 तक वो तमाम बहुत अहम है। अभी मुख्तसरन बात इतनी है कि डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए मैज उसके जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, मार्जिनल विटनेसेस हैं ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो गवाहान हैं उस डॉक्यूमेंट पर, मैज ये काफी नहीं कि वो कहें जी हाँ जी ये मेरे दस्तखत है और ये वो। एक बात तो ये है कि जो फरीकैन है, सिग्नेटरीज है, उनको बतौर गवाह पेश किए जाए। जो उसके विटनेसेस हैं वो उनको बतौर गवाह पेश किए जाए। वो अपने सिग्नेचर को, वो अपने थंब इंप्रेशन को वेरीफाई करें, अटेस्ट करें। और ना सिर्फ ये बल्कि जो उसका कंटेंट है उसकी बाबत भी अदालत को आगाह करें, कंटेंट को भी, कि ये मामला इसमें लिखा गया है। और इसके अलावा जो ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट है, सब्सक्राइब है, जिसने लिखा है उसको। और जो फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जैसा कि आर्टिकल 17 सब क्लास 2 क्यूएसओ में है, तो फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को प्रूव करने के लिए लाजिम है कम से कम 2 गवाहान का पेश करना, अदरवाइज वो प्रूव्ड डॉक्यूमेंट तस्वर नहीं होगा। ये बहुत ही अहम है, इसलिए मैंने अहम तरीन मुकदमात बतौर रेफरेंस आपको नोट करवाए देता हूं।
और बाकी डिटेल हम इस पे इन आर्टिकल्स पे लेटर ऑन जब इनकी बारी आएगी तो डिस्कस करेंगे। पीएलडी 1958 सुप्रीम कोर्ट इंडिया 115, 1990 MLD 276, 1985 PSC 1297, 1991 MLD 1037, PLD 1995 Lahore page 395, 2022 SCMR 1857, PLD 2021 Supreme Court 715, PLD 2021 Peshawar 159, PLD 2021 Balochistan 211 and PLD 2022 Balochistan 51। ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल प्रॉपर कानूनी तरीके से कैसे तैयार करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। ये एक अहम तरीन पहलू है इसको समझने के लिए जिसके लिए जो इंतहाई जरूरी चीजें हैं वो नंबर 1 कि जो पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट है, जो फरीकैन है, वो उस पर अपने दस्तखत करें। लेकिन दस्तखत करने से पहले इसको पढ़ें, इसको समझें और फिर दस्तखत करें, या अंगूठा, अगर कोई नहीं दस्तखत करता तो निशान अंगूठा लगाए। औरत है तो उसका राइट थंब इंप्रेशन लगता है और मर्द है तो उसका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगता है। आर्टिकल 2B में आप देखते हैं कि अल्फाज डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड जो इस्तेमाल हुई हैं, यानी वो यूज कौन कर रहा है डॉक्यूमेंट, वो फरीके मुकदमा कर रहा है दूसरे फरीके डॉक्यूमेंट जो उसकी पार्टी है डॉक्यूमेंट पर, वो दूसरे फरीक के खिलाफ उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करेगा। जब ऐसा है तो फिर डॉक्यूमेंट के अंदर ही उस डॉक्यूमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, इंट्रिंसिक जाती, यानी वो डॉक्यूमेंट सेल्फ स्पीकिंग हो, उसमें अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल किए जाएं कि जो फरीकैन का मामला है उसको प्रॉपरली वो वजाहत से समझ आ जाए, तो उसकी इसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट कहेंगे। जब दूसरा फरीक डॉक्यूमेंट को, अब एक फरीक जिसके हक में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, उसने उस डॉक्यूमेंट के होने को, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट को असर्ट किया, तो दूसरे फरीक ने अगर ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट जाली है, फर्जी है, वगैरह वगैरह, फेक है, फोल्ड है, तो फिर ये लाजिम हो जाता है जो डॉक्यूमेंट पे रिलाय करने वाला फरीक है, यानी पहला फरीक कह लें, जो असर्ट कर रहा है कि ये देखें जी ये हमारी बाकायदा तहरीर हुई थी और ये हमारा मामला हुआ था, तो वो उस पे लाजिम हो गया कि वो उसके गवाहान, उसके आथर, स्क्राइब वगैरह, उनको बतौर विटनेस पेश करे, जो उसको वेरीफाई करें, उसको टेस्टिफाई करें वगैरह। तो फिर अपने दस्तखत वगैरह को शनाख्त करें उसके बाबत कि ये मेरे दस्तखत हैं, ये मामला इसमें हुआ था। अगर ये नहीं किया गया तो फिर डॉक्यूमेंट को प्रूव्ड तस्वर नहीं समझा जाएगा, और ये चाहे एविडेंस में इस पर इतराज ना भी किया गया हो, फिर भी ये प्रूव्ड तस्वर नहीं होगा। अब एक बात है कि एक डॉक्यूमेंट है विच इज 30 ईयर्स ओल्ड, तो आर्टिकल 100 जो कानूनी शहादत का है वो जो कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट्स विच आर 30 ईयर्स और मोर ओल्ड। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ कि बजाहिर ऐसा है, साफ सी सीधी पहली बात यह है कि यह बिल्कुल दुरुस्त है। एक प्रिजम्पशन उनके बारे में, एक मफरूजा उनके बारे में यह है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है लेकिन दूसरी पार्टी उसको फेक, फोर्ड, या उसको कहती है ये फर्जी है, जाली है, ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठा है, उसको वो नहीं मानती, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कोई एडिशनल एविडेंस पेश कर देना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि क्या पैदा हो गया, सस्पिशन पैदा हो गया। तो इस पॉइंट पे आप कुछ रेफरेंसेस नोट फरमाएं। 2005 CLC पेज 180 एंड 1999 CLC पेज 106, इसमें डिस्टिंग्विशिंग व्यू है, अदर व्यू है इस जजमेंट में। AIR 1952 अलाहाबाद पेज 782। एडमिशन ऑफ सिग्नेचर, यानी एक आदमी कहता है ये डॉक्यूमेंट पे जी मेरे दस्तखत हैं,
तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया या उसका एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट बतौर एविडेंस एग्जिबिट भी हो गया, एडमिट हो गया, एग्जिबिट हो गया एविडेंस में, तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं, इप्सो फैक्टो ये तस्वर नहीं होगा कि ये दुरुस्त है, ये सच्चा है, ये प्रूव हो गया, बल्कि उसकी हकानियत को, उसकी जो वैरेसिटी है, सच्चाई है, उसको प्रूव करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, जेन्युइन है। और जिरा में वो सब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। एडमिट होने के बाद भी अदालत इस डॉक्यूमेंट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, एविडेंशियरी और वर्थ है, उसको जांचेगी, परखेगी, अप्रिशिएट करेगी, यानी तसल्ली से चेक करेगी कि आया ये जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड है। इन पॉइंट्स पे कुछ जजमेंट नोट फरमाए। लेकिन एक बात और यहाँ पे नोट करना है कि जो आर्टिकल 78 ऑफ द कानून शहादत है, उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स जुडिशल रिकॉर्ड की नकूल नहीं है, उन्हें एविडेंस में तब तक कंसिडर नहीं किया जाएगा ताकि उसके एग्जीक्यूटेंट्स, सक्राइब, गवाहान उसे प्रूव ना करें। यानी आर्टिकल 78 कानूनी शहादत ये कहता है जो अटेस्टेड कॉपी जुडिशल रिकॉर्ड की है वो तो दुरुस्त मानी गई, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जुडिशल रिकॉर्ड का ऐसा नहीं है, तो उनको प्रूव करेगा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनके गवाहान, उनके सक्राइब, उनके फ्रीकैन जो है, फ्रीक जो है, वो उसको प्रूव करेंगे, जो इसको असर्ट करते हैं कि ये हुआ था। तो इन पॉइंट्स पे आप नोट फरमाइए। 1990 एमएलडी 532, पीएलडी 1993 सुप्रीम कोर्ट 160, 1998 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 271, पीएलडी 1969 सुप्रीम कोर्ट 477, पीएलडी 1973 सुप्रीम कोर्ट 160। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, आप जो कानून से वाबस्ता है वो बखूबी इन अल्फाज से उनका वास्ता पड़ता है। प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस तो ये है जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसको जब हम पेश करते हैं इन एविडेंस, एग्जिबिट करवाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है। तो पहली बात तो ये है, एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको बतौर प्राइमरी एविडेंस शहादत में पेश करना चाहिए। अब कोई ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि वो डॉक्यूमेंट खो जाए, पार्टी हैज लॉस्ट द डॉक्यूमेंट, या वो डॉक्यूमेंट दूसरी तीसरी किसी पार्टी के पोजीशन में है, या कोई और वजह ऐसी हो गई है कि वो डॉक्यूमेंट जो पार्टी उस पर वो रिलायंस प्लेस कर रही है उसके होने पे वो पेश करने से कासिर है अदालत में, तो फिर वो अदालत के कॉन्शियस को सेटिस्फाई करेगी और अदालत को साबित करेगी कि हम हमारे पोजीशन में नहीं है, हम वो पेश नहीं कर सकते, या ये वजह है हम वो पेश नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो नकूल हैं उनको वो बतौर सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की अदालत से पहले बाकायदा इजाजत लेगी। अगर सेकेंडरी एविडेंस की इजाजत नहीं ली गई तो फिर वो कंसिडर नहीं होगी। इस पे आप कुछ जजमेंट्स नोट फरमाएं। 1991 एमएलडी 1742, दो जजमेंट्स हैं इसी सेम में, दूसरा पेज है 1631, पीएलडी 1995 लाहौर पेज 395 एंड 1980 एससीएमआर पेज 953। अब एक फिल्म और ड्रामों में भी आपने सुना होगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन एक डॉक्यूमेंट पे कैसे किया जाता है? तो बिलअमूम ऑर्डिनरीली तो प्रैक्टिस ये है और चाहिए ये होता है कि एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जिस डॉक्यूमेंट पे एतराज है, ऑब्जेक्शन है, उसको ऑब्जेक्ट करना है। और नॉर्मली होता क्या है कि जब वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है इन एविडेंस एग्जिबिट करवाने के लिए, तो तब उस पर एतराज किया जाता है। तो इससे पेश करने वाले फरीक को भी एक तरह का एक अलर्ट मिलता है, उसका भी फायदा है कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रूव कर ले बाय प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी पर्संस एज विटनेसेस।
और उस तरह उसमें किसी तरह की कुताही ना करे। कोई डॉक्यूमेंट जिसे अगर बगैर इतराज के भी एविडेंस में एग्जिबिट करवा दिया गया है, तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 13 रूल 4 सीपीसी, तो फिर भी अच्छा, और उस पर एतराज नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया, जैसे कि ऑर्डर 13 रूल 4 है सीपीसी का, कोई इतराज कहीं से नहीं किया गया, तो फिर लेटर स्टेज पे उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी इन एविडेंस को इंप्यून नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। और रिवीजन स्टेज पे भी फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी, उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए रिमेंबर कि जिस डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन जरूरी है वो एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी लिया जाए, बिलखसूस जब वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा रहा है शहादत में। तो इस पॉइंट पे नोट फरमाइए, पीएलडी 1986 लाहौर पेज 148, पीएलडी 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 140। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर सागर सिद्दीकी साहब के 3 खूबसूरत अशार, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। और बहुत ही खूबसूरत शेर के, वक्त की चंद सातें साखर, वक्त की चंद सातें साखर, लौट आए तो क्या तमाशा हो। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।